जोहार समीक्षा क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के संदर्भ में नागपुरी भाषा और साहित्य को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों का पहला क्लास है, तो आज हम लोग पहले क्लास में इसका जो सिलेबस है, जो सिलेबस आयोग ने दे रखा है, उस सिलेबस को हम लोग थोड़ा डिफाइन करके देखेंगे कि आयोग ने सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल कर रखी हैं। और हमारा जो क्लास है जेपीएससी का, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे उपलब्ध है और अब क्लासेस लगातार चलेंगी। तो जिनको भी क्लासेस अगर लेनी हो, परचेज करनी हो, तो वो फिर लिंक में चले जाएंगे। तो हमारा जो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नागपुरी भाषा और साहित्य के सिलेबस को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम देखते हैं। जो हमारा पहला भाग है वो है भाषा साहित्य। भाषा साहित्य। दूसरा जो हमारा भाग है वो है लोक साहित्य। इसका तीसरा भाग हुआ शिष्ट साहित्य। अगला भाग हुआ साहित्य एवं साहित्यकार। तो ये हमारा नागपुरी भाषा और साहित्य के सिलेबस का टोटल जितनी चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस में, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं और इसे मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। अगर आयोग की बात करें तो इसे आयोग ने क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज इतने भागों में आयोग ने बांटा है। तो इसमें यही है हमारा नागपुरी भाषा और साहित्य का सिलेबस। ये भाषा साहित्य वाला जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है नागपुरी भाषा का उद्भव, विकास एवं विशेषता। इसके अलावा इसके अंतर्गत पूरा व्याकरण का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा व्याकरण वाले सेक्शन में। इसके अलावा हमें इस सेक्शन में, भाषा साहित्य वाले सेक्शन में देखना है जो हमारी नागपुरी की लिपि है। नागपुरी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो लिपि का उद्भव, विकास और विशेषता। अब जो है हमारा दूसरा जो सेक्शन है
यह है लोक साहित्य का। तो इस लोक साहित्य वाले सेक्शन में लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा, लोकगीत, इसके अलावा लोक कथा का परिचय भी है इसमें। लोक कथा का परिचय, लोक कथा लोकगीत का परिचय, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता और तो इसके अंतर्गत हुआ लोक कथा, लोक कथा का उद्भव और विकास, लोकगीत, लोकगीत का उद्भव और विकास, लोक कथा का परिचय, लोक कथा की विशेषता, ये सारी चीज़ें हमें। इसके अलावा प्रकीर्ण साहित्य, जिसमें आपको मुहावरा, बुझवल, ये सारी चीज़ें आएंगी प्रकीर्ण साहित्य में के अंतर्गत। प्रकीर्ण साहित्य, तो ये हमारा लोक साहित्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें लोक गाथा वगैरह भी दे रखी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी भी नहीं है। अब जो है हमारा शिष्ट साहित्य, तो इसके अंतर्गत हमें देखना है साहित्य का काल विभाजन। इसके अंतर्गत हमें देखना है काल विभाजन, पद्य साहित्य, पद्य एवं गद्य साहित्य का इतिहास, इतिहास एवं विकास। इसके अलावा इसमें हमें देखनी है एक किताब जिसका नाम है बन के ओरा, भाग 2। इस बन के ओरा वाले किताब से गद्य और पद्य दोनों सेक्शनों से हम लोगों को देखना है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या। अब ये साहित्य एवं साहित्यकार वाले सेक्शन में हम लोगों को देखना है कवि परिचय। तो तकरीबन 20 से 30 के बीच में यहाँ पे कवियों की सूची दी हुई है, और वो इन कवियों को भी हम 3 भाग में बांटेंगे। जो सबसे पुराने कवि हुए उनको प्राचीन कवि, जो आज से जिन 50 साल पहले रहे उनको मध्यकालीन कवि, और जो अभी हैं ये वर्तमान। तो ये 3 सेक्शन में हमें बांटना है। तो इसमें जो कवि परिचय वाला जो सेक्शन है, इससे हमें क्वेश्चन होते हैं। और इस साल भी पिछले जो 6th JPSC था, तो 6th JPSC में भी कवि पे अगर देखा जाए तो हनुमान सिंह जी के ऊपर क्वेश्चन आया था, सोबरन साई के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके अलावा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी के ऊपर क्वेश्चन आया था, सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कवि परिचय, प्लस उनकी कृतियाँ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कवि परिचय प्लस उनकी कृतियाँ। जैसे पिछली बार जो 6ठी JPSC में क्वेश्चन आया था कि सोबरन साई कर कीर्ति मनक उल्लेख करूं या व्याख्या करूं या चर्चा करूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा जो साहित्य एवं साहित्यकार वाला सेक्शन है,
ये इसमें हमें कवि परिचय और उनकी कृतियाँ देखनी है, और ये भी इस सेक्शन में नंबर अच्छे तरीके से पाए जा सकते हैं। बाकी सब जितने भी सेक्शन है हर किसी में नंबर, नागपुरी में देखिए नंबर लाना बहुत थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, और 100-110 के आसपास जो एवरेज नंबर है 90 से 110 के बीच में वो लोगों को मिल जाते हैं, अगर इन छात्र ने स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी मेहनत अगर कर दिया तो। ये हम लोगों ने देखा साहित्य एवं साहित्यकार वाला सेक्शन। अब इसके अलावा जो है हमारा निबंध का सेक्शन, तो निबंध वाले सेक्शन में हमें देखना है तो निबंध वाले सेक्शन में देखना है हमें करेंट बेस्ड निबंध, समसामयिकी से संबंधित निबंध, सांस्कृतिक निबंध जो अपना कल्चर वगैरह है उस पर निबंध, सामाजिक निबंध जो हमारा समाज है, पारंपरिक कलाएं जो पुरानी मान लीजिए कि मूर्ति कला, मिट्टी कला, इस टाइप की जो चीज़ें थी पुरानी कलाएं पारंपरिक जो वर्षों से चली आ रही हैं उन पे भी निबंध लिखने को आ सकता है। इसके अलावा जो अखड़ा कला है उसमें गीत और वाद्य दोनों का महत्व होता है। अखड़ा जो गाँव के बीच में जो लोग जहाँ पे कर्मा और सरहुल के अवसर पर लोग जमा होते हैं अखड़ा में, और वहाँ पे अपना धार्मिक अनुष्ठान वगैरह और नृत्य वगैरह करते हैं। इसके अलावा झारखंड के इतिहास और भूगोल से संबंधित भी निबंध पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछली बार अगर देखा जाए तो निबंध तो ऐसे पूछा नहीं गया था, लेकिन हाँ ये जो पारंपरिक जो कलाएं हैं इसके अंतर्गत मिट्टी कला से संबंधित कि झारखंड का पारंपरिक मिट्टी कलाकार बारे में बताओ या उल्लेख करो। तो ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन था पिछली बार छठे जेपीएससी में। यहाँ पारंपरिक जो कलाएं वाला सेक्शन है जिसके अंतर्गत मिट्टी कला को हमने देखा है। तो ये समझिए कि इस पे वो निबंध ही था। तो इस तरह से ये हमारा निबंध वाला सेक्शन हो गया। फिर संक्षेपण में हमें एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैरा दिया जाएगा, उसका हमें अपने शब्दों में उसको कम से कम शब्दों में अगर जितना बड़ा संक्षेपण है उसका 1/3 भाग में हमें उसे संक्षेपित करना पड़ता है, और उसके लिए हम उसे अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर और उसे अपने शब्दों में कागज पर उतारेंगे। इसके अलावा जो है अनुवाद का जो सेक्शन है, अनुवाद वाले सेक्शन में नागपुरी जो हिंदी में पैरा दिया हुआ रहेगा, गद्यांश दिया हुआ रहेगा, पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसी का अनुवाद हमें नागपुरी में करना है। इसके अलावा अनुच्छेद, इसमें नागपुरी 2 पैराग्राफ या 1 बड़ा पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ का एक अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा, और उस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे। उन दिए गए क्वेश्चनों को इस अनुच्छेद को पढ़ के उसको सॉल्व करना है, उसको हल करना है। तो ये हमारा जेपीएससी के लिए नागपुरी भाषा और साहित्य का सिलेबस जो है हमें कुल मिला के इतना ही पढ़ना है, और इसमें से भी हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब कम फोकस कर सकते हैं, उस पर कम ध्यान दे सकते हैं,
और कुछ चीज़ों को जहाँ से हमें नंबर मार्क्स ज़्यादा आने वाले हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देंगे। तो हमारा जो नागपुरी भाषा और साहित्य का जो पेपर होगा, जो सेकेंड पेपर है हमारा लैंग्वेज पेपर, ये आपका बढ़िया जाएगा और आप 90 से 110 की स्थिति में रहेंगे। और रही बात जो नए स्टूडेंट हैं, उनको नागपुरी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नागपुरी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं पहले। अच्छा, मैं इसको डिफाइन करता हूं कि ये जो हमारा भाषा और साहित्य वाला पोर्शन है, यहाँ जो प्रश्न रहेंगे हमारे 30 से 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और ये लोक साहित्य वाला जो है, यहाँ 30 से 45 प्रश्न रह सकते हैं, 30 से 45 के बीच में। ये जो हमारा सप्रसंग व्याख्या शिष्ट साहित्य वाला जो सेक्शन है, इस पे हमें 40 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हमें रह सकते हैं। और इसी सेक्शन में आपको साहित्य एवं साहित्यकार को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये हमारा जो निबंध, संक्षेपण, अनुवाद, अनुच्छेद, इन सबों से 30 प्रश्न हो सकते हैं, मिलाकर 30 प्रश्न। तो ये हमारा नागपुरी का सिलेबस रहा। अब मैं आप लोगों को बतला दूं कि नागपुरी सीखने में हमें किन चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम बिल्कुल छोड़ दें, जिनका इस्तेमाल ना करें, तो हमें नागपुरी सीखने से, नागपुरी लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बतला रहा हूँ। ए, औ और री, ये हमारे व्याकरण के अनुसार ये स्वर वर्ण हुए। इनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा ये आना, इसका भी उपयोग नहीं करना है। इस स का उपयोग नहीं करना है, इस स का भी उपयोग नहीं करना है। इनकी जगह पे हमें बस एक इस स का उपयोग करना है। सारी जगहों पे हम इस दंत स का उपयोग करेंगे। इसके अलावा ये अना के स्थान पे हम न का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन सबों का भी उपयोग नहीं करना है। ये जो है सारे हमारे व्यंजन वर्ण हो गए। व्यंजन वर्ण, इनका उपयोग नहीं करना। इस छ की जगह पे हमें इस छ का उपयोग करना है। त्र की जगह पे तर का उपयोग करना है। ज्ञ की जगह पे ज्ञ का उपयोग करना है। और स की जगह पे हमें सर का उपयोग करना है। तो अगर हम नागपुरी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ अगर हम इन बातों को ध्यान देते हैं, इन 10 जो कुल मिला के ये 10 वर्ण हो गए, इन 10 को अगर हम त्याग देते हैं तो हमें नागपुरी लिखने में, पढ़ने में, समझने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और ये आज हम लोगों ने नागपुरी भाषा और साहित्य का सिलेबस हम लोगों ने डिफाइन किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भाषा साहित्य वाला पोर्शन है, जो सेक्शन है, उसको हम लोग देखेंगे कि नागपुरी भाषा का उद्भव, उसका विकास, उसकी कैसे हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।